ये ऑनलाइन वालों को पता चल जाए कि जनाब जब भी आप लास्ट मंथ तैयारी करें किसी सब्जेक्ट को हल्का ना लें, आपकी मेहरबानी। ये अपने दिमाग से फतूर निकाल दें कि हमें ये बहुत अच्छा आता है। जो आता है वो माइंड से स्किप होते हुए भी 1 मिनट लगता है। और नॉर्मली जब बच्चे सेशन एंड होता है, मेरी आदत होती है पहले हफ्ते में, मसलन आपका पेपर मार्च में है ना, तो मैं जनवरी के पहले हफ्ते में ख़त्म कर देता हूँ सिलेबस। कुछ टीचर 28, 27, 15, 18 फरवरी तक लेके जाते हैं, या ना भी टीचर लेके जाएं, बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट थोड़ा लेट ख़त्म हुआ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और मैंने जिसने टाइम पे सिलेबस ख़त्म किया उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो उनको ये होता है सर ने पास पेपर तो करा दिए हुए, उन्हीं को तो रिवाइज़ करना है, लेकिन वो असल में खाली वो तैयारी नहीं है। असल चीज़ है रूल्स को ज़हन में रखना। याद क्या करना है कॉस्ट में? रूल्स, स्टेप्स, प्रोसीजर। आगे क्या करना है? सवाल शुरू कहाँ से करना है? टॉपिक वाइज ये याद आपको रखना है। याद वैसे रट्टा नहीं लगेगा, वो प्रैक्टिस कर करके और हर सवाल को एक ही तरतीब से करके। तो कॉस्ट को नॉलेज भी चाहिए, लेकिन थोड़ी इंटेलिजेंट वे में तैयारी करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खोतों की तरह तैयारी करेंगे कि 25-25 सवाल एक चैप्टर के कर रहे हैं और हर सवाल एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, ये कॉस्ट में बुराई है। ये बच्चे फेल हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि जब वो पेपर में जाते हैं तो वो एक नया तरीका ईजाद उनका हो जाता है उस वक्त प्रेशर में, और वैसे उन्होंने वो कभी देखा नहीं कि हम यहाँ ऐसे लेके चलते हैं। इसीलिए जैसे सवाल आप कर रहे हैं तभी हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप रटो। पहला ये स्टेप होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये है। डाटा ना हो तो ये जम्पशन, ये याद करनी है। आप अपने दोस्त के साथ पकड़ के उसे चैप्टर रिवाइज इस तरह कर सकते हैं। अच्छा पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हल नहीं करना सवाल, लेकिन ज़बानी कलामी सारी स्टोरी, सारा स्क्रिप्ट जो आंसर शीट पे आना है वो उससे आपने ज़बानी पूछ लिया। अच्छा रेंट एक्सपेंस के लिए बेस क्या है, फलानी बेस है। अच्छा ये मशीन की ये डेप्रिसिएशन की बेस क्या है, फलानी है। अगर ये ना हो तो आप अपने दोस्त से बैठ के आधे पौने घंटे में 3, 4, 5 चैप्टर जितने भी हैं उनके सवाल पूछे, वो कोई और 4-5 चैप्टर के आपसे पूछे। इस तरह क्या होगा, आपको टॉपिक पे ग्रिप होगी। बस सवाल करने से ग्रिप होती है मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल करने से टाइम भी बहुत लगता है, और वो आपने करना है सवाल। पहले एक दफ़ा ये 15-20 मिनट, आधा घंटा किसी दोस्त के साथ पढ़ने की आपको आदत नहीं है तो अपने दिमाग से खुद ही पूछें। अगर ये ना दिया हो तो क्या करेंगे? खुद ही टीचर, खुद ही स्टूडेंट, खुद ही क्वेश्चन पूछें अपनी ज़ात से और ख़ुद ही दिमाग में उसका जवाब ढूंढें। ये सेल्फ स्टडी करने वाले जो घर में किसी की दोस्त के साथ बैठ के पढ़ने के आदि, उनको लगता है यार ये टाइम का वेस्ट है, और कईयों का होता है यार ये बहुत टाइम ज़ाया करते हैं दोस्त मेरे। अकेले बैठ के पढ़ना है तो अकेले पढ़ने के लिए भी अपने आप से सवाल पूछें और ख़ुद ही जवाब देखें, टॉपिक रिवाइज करके फिर सवाल शुरू करें। ऐसे ही ब्लाइंडली सवाल शुरू अभी ना करें, नहीं तो आपके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क होगा, और कॉस्ट में कॉन्फिडेंस गया तो वापस नहीं आना पूरा सेशन। कि जब आपको एक दफ़ा ये फीलिंग आ जाए कि मैं कॉस्ट को पास नहीं कर सकता। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे पास इसलिए शायद हो जाते हैं कि मैं पास्ट पेपर के सवालों से ही शुरू करता हूँ, किताब वाली एग्जाम्पल्स नहीं कराता। नोट्स में भी 1-1, 2-2 हैं। सारे सवाल कौन से हैं? उस मसले से लड़ लड़ के और यार आप सवाल का 50% पोर्शन तो कर ही लेंगे पेपर में। इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, क्योंकि उनको आई कैप के सवालों के साथ लड़ना आ जाता है। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक जर्नल टेंडेंसी बच्चों में ये देखी है, जब आई कैप के इस पेपर पे लाते हो ना, बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में ना उन्हें को यार पेपर आई कैप का लाओ, हाथ पांव फूल जाते हैं, घबराते हैं, सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो कोई मसला नहीं, क्या होगा, नहीं होगा पहली दफ़ा तो आप कुछ तो करें ना यार, 2 स्टेप 3 स्टेप करें। ये काम मैं अपनी कॉस्ट के लिए तो मैं कर देता हूँ क्लास में। FR1 वाले जितने हजरात हैं, बड़ी उनसे रिक्वेस्ट है बेस अच्छी रखें,
बेस अच्छी होनी चाहिए, सवालों को रट्टा ना लगाएं, टीचर जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उनको रट्टा या उनको दिमाग में रखें। आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि 10,000 समथिंग लोगों ने पेपर दिया था, तो आपका क्या ख्याल है, ये सारे फ्रेश थे? और जो पास हुए हैं उनमें मेजॉरिटी रिपीटर पास हुआ है, जो फर्स्ट टाइम वाले थे वो मेजॉरिटी। अब मैं यहाँ पे क्लास में हाथ खड़ा कराऊँ तो अच्छा नहीं लगता, वो कहेंगे सर हमारी इंसल्ट करवा रहे हैं, वो नहीं है मकसद, लेकिन एक ओवरऑल राय कायम करनी हो तो फिर ये देखना पड़ता है। तो FR1 इस वक्त एक जहरीला पेपर है, और वो जहरीला पेपर क्यों है? इंट्रो टू अकाउंटिंग में MCQs का रट्टा लगाते हैं, पता कुछ होता नहीं कि वहाँ पे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। सर ये कौन है, मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं गुजरते गुजरते बच्चों की सुन रहा होता हूँ, ओ यार सर एवं लंबे लंबे सवाल कराई जाते हैं, एकड़े आने ने। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन से आपको एक पूरा फ्लो समझ आता है इंट्रो टू अकाउंटिंग का। अगर आपको BRS का एक सवाल कराया जा रहा है, BRS पता नहीं है उसमें शायद, फलाने चेक तो फलाने चेक तो फलाने चेक तो फलाने चेक, वो करा रहे हैं, तो बीच में अगर MCQs, आपको पेपर में नो डाउट MCQs आने, लेकिन BRS का पूरा एक ही सवाल में अगर सारी एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या बुराई है? इस तरह का कॉम्प्रहेंसिव 1-2 सवाल कर लो। लॉजमेंट्स क्या हैं, अनप्रेजेंटेड क्या है, हर सवाल में लहदा रट्टा लगाएंगे। हालांकि 1-2 सवालों के बाद इंट्रो और FR तो सीधी है, हमारी कॉस्ट के साथ मसला है, हर सवाल में पंगा, हर सवाल में पंगा। आपके उसमें भी होते हैं मसाइल, लेकिन उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स के मसाइल नहीं होते, वो इधर से एंट्री पकड़ी, उधर से पकड़ी, इधर से एक स्टैंडर्ड की कोई चीज़ पकड़ी, अगर स्टैंडर्ड होता है तो। FR1 में मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड्स ही हैं, तो बस फिर वो तो आई कैप के पास मार्जिन है, सजी किथे किसी और स्टैंडर्ड हो चुका है, तो खबी लाई दानों किसी और स्टैंडर्ड है, IS 12 पकड़ा। हाँ, एसट्स के तमाम स्टैंडर्ड कंबाइन हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ के तमाम स्टैंडर्ड कंबाइन हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, ये सब कंबाइन होने में क्या है, कुछ नहीं, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है इकट्ठा हैं। ठीक, आ जाए जनाब। हम क्या पढ़े थे? मार्जिनल एंड लेक्चर नंबर क्या है? बस खामोश हो जाए, मेरी आवाज़ पहले ही नहीं निकल रही। लेक्चर नंबर 22। एग्जाम्पल कोई कराई थी मैंने आपको, वो एक एग्जाम्पल कराई थी जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल फॉर्मेट कराया था जी, हम फॉर्मेट कर रहे थे। आए ज़रा एक दफ़ा फॉर्मेट लिख लें। एब्जॉर्प्शन का मैंने कहा था याद भी करके आना है, लिख के कितनी दफ़ा लाना है? 5 दफ़ा। लिखा है? दिखाओ। अब मेरा ख्याल है आगे वाले स्टूडेंट को भी चेक करना चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा सबक हासिल हो गया है। मैं नॉर्मली आखिरी रो में बैठने वाले स्टूडेंट को ही खिंचाई करता रहूँ। अच्छा ठीक है, ये तो एक दफ़ा हो गया। अच्छा ठीक है, मार्जिनल का नहीं किया, वो कराया नहीं था। हाँ भाई, लास्ट मैन भाईजान खड़े हो ज़रा, आपने किया है एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट किया है? बाकी क्यों? पता नहीं था, मैंने अनाउंस नहीं किया था, आपको आवाज़ नहीं गई थी। आगे बैठा करो, मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है, आपको आनी चाहिए, आइंदा काम करके आना है। बैठ जाओ। हाँ जी, आपने किया है भाईजान जी, 5 दफ़ा क्यों नहीं किया? याद है? आओ ज़रा इधर सुनाओ, ये स्टेज पे आओ और सुनाओ आके। हाँ इधर स्टेज पे, और क्या है, डर रहे? लिख के दिखा दो, नहीं अपनी सीट पे खड़े होकर चलो सुना दो, स्टेज पे ना हो, वो टेंशन हो जाएगी जी। हाँ गलत, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं,
रिलैक्स होके, गलत होगा मैं बताऊंगा। मकसद तुम्हारी इंसल्ट करना नहीं है, मकसद ये है, तुम देखा ना, तुमने प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लेने, कॉस्ट में कॉस्ट जमा होती है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट और अच्छा, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, गलत। आप फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कह रहे हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट को यूनिट सोल्ड से ज़रब नहीं देते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस से ज़रब देते हैं, ये गलत बता रहे हो मुझे। ठीक है, खाली वो नहीं ना देखना लाइन आइटम को, अंदर ये देख लेना निकली कैसे। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ, किया हुआ है, इसको और बेहतर कर लेना है, समझ आ रही है, और बेहतर कर लेना, कोई नहीं जी। हाँ भाई खातून आप बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बोलना नहीं बाकियों ने। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन होते हैं, कॉस्ट नहीं गिवन होती बेटी। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ, कौन सी प्राइस से? ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है ये, मैन्युफैक्चरिंग है। सेल प्राइस से? किसे? प्रोडक्शन प्राइस कोई लफ्ज नहीं होता। कैसे आती है प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ? अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है? सही बता रही हो, गलत नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और लड़कियों को बताओ ना प्लीज़, बताने दो उनको, गलत करेंगी फिर बताता हूँ जी। ये दोस्ती नहीं होती, ये दुश्मनी है, बताना, बताने दो उसको, गलत करेगी तो मैं बता दूंगा जी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, अच्छा यूनिट्स क्या? अच्छा, इनटू कॉस्ट कैसे आएगी, यही तो पूछ रहा हूँ। तो बेटी वो कॉस्ट पर यूनिट दी नहीं होती, वो निकालनी पड़ती है, बेसिक में भी बताई थी कैसे निकलती है कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब है अभी हमें समझ नहीं आया। चलो कोई नहीं, अब ज़रा देख लेना है ध्यान से। अच्छा भाई आ जाए, एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट। नहीं दिए, मैंने कुछ कहा होगा रिजल्ट के बाद का कुछ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं टेंशन ना लो, फॉर्मेट हो रहा है मुकम्मल। यार मैंने सोच रहा था दे दी हैं, चलो बूढ़ा हो गया हूँ भाई, माफ़ कर दो। अच्छा दिमाग में नहीं रहता, ऊपर से स्मोक ने वैसे ही मुझे घुमाया हुआ है, सांस नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये ज़रा फॉर्मेट देखना, हमने यही बनाया था। सबसे पहले क्या लेते हैं? इधर एक साहब है, आप थे क्लास में भाईजान जी। ये सेल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? ये दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला लिखवाया था, चेक करो कॉपी पे लिखा हुआ है, अगर ना दिया हो तो लिखा हुआ है। सेल रेवेन्यू कैसे आएगा, ये लिखा है, लिखवाया था? नहीं वैसे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो ये मैंने कहा था सेल रेवेन्यू दिया होगा मोस्टली, ना दिया हो तो सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स या यूनिट सोल्ड। अच्छा जी, सेल रेवेन्यू के बाद माइनस क्या करेंगे, और ये वर्किंग से ही निकाल के लिख लेंगे तो जीपी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल वो वर्किंग लिखवा दी थी, अब दो दफ़ा नहीं लिखवा रहा।
ये फाइनल फॉर्मेट है जो मैंने लेके चलना है। और कॉस्ट ऑफ सेल पता नहीं वर्किंग नंबर 3 में आएगा, किस में आएगा? वही ओपनिंग प्लस ये वो करके जो भी है वो वर्किंग में ही करेंगे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में थे वेरिएबल सेलिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और फिक्स सेलिंग, मार्केटिंग ये शायद लिखवाया था, और डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स वाले दोनों जमा करके बाहर ले जाएं। एडमिन मैंने कहा था नॉर्मली फिक्स होते हैं शायद, एज्यूम ना भी बताया हो तो एज्यूम करना है एज फिक्स्ड, ये मैंने बताया था। कई बच्चों को बाद में मसला होता है सर आपको कैसे पता चला, मैंने वैसे बेसिक्स में भी बताया था एडमिन फिक्स होती है। ये माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। ओए एक चीज़ मिस हो गई, ओहो वेरिएंस तो लिखा ही नहीं, सॉरी। तो ये जीपी से पहले, सॉरी, यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ सेल प्लस माइनस करने के बाद फिक्स्ड एफओएच का एक वेरिएंस था, सॉरी मैं भूल गया हूँ, मैं खुद भूल गया हूँ। वेरिएंस फिक्स्ड एफओएच का अंडर या ओवर का वेरिएंस था, वो जब तक आप वेरिएंस एडजस्ट नहीं करेंगे आपका सही जीपी नहीं आएगा। ये जीपी है, ठीक है, आपको बताना चाहिए था, जब मैंने पूरी बना ली तो आपने बताया। चलो अच्छा, अब वर्किंग नंबर 1 मैंने आपसे कहा था पता नहीं मैंने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन चलो वैसे ही पूछ रहा हूँ। बताओ बेटी आप, अगर ये अमाउंट टोटल ना दी हो, ये पर यूनिट पे दी हुई थी, तो अब आप इसको टोटल में कैसे निकालोगी? ये बेसिक्स में बताया था मैंने, बोलना नहीं बाकियों ने, मतलब ये टोटल में नहीं दी हुई, पर यूनिट दी हुई है यहाँ। हाँ, मसलन सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल आपको पर यूनिट दे दी हैं, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगी? यूनिट्स प्रोड्यूस से, क्यों नहीं? सेलिंग एडमिन का ताल्लुक फैक्ट्री से, इधर यूनिट सोल्ड ही लेने हैं। कौन से लेने? हाँ, प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ इसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री की कॉस्ट है, बाकी कहीं पे भी प्रोडक्शन यूनिट्स इस्तेमाल नहीं होने। वो भी जब आप इन्वेंट्री एडलेस कर देते हैं वो भी यूनिट सोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है यूनिट सोल्ड की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? यूनिट सोल्ड की, वो प्रोड्यूस लेके बाद में ओपनिंग एंडिंग प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो चले, ये अब हमारी वर्किंग नंबर 1 मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था वर्किंग 1 में आपने हमेशा अगर यूनिट्स मिसिंग होंगे कोई भी तो वो निकालने। जी आपको पता है यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, पता है कि नहीं? हाँ जी, क्या था फॉर्मूला यूनिट्स का? हैं जी यूनिट्स के रुपीस, यूनिट्स, जब मैंने यूनिट्स कह दिया तो रुपयों में नहीं लेना, ये बड़ी लापरवाही कई बच्चे कर जाते हैं जी। रुपीस के अंदर रुपीस प्लस माइनस होते हैं, केजी के अंदर केजी प्लस माइनस हो गए, यूनिट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कहा था ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक के यूनिट्स, ये बता दिया हुआ था शायद, अगर आपने ये नहीं लिखा था तो ये आपकी गलती थी। प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट इक्वल टू, इनमें से 3 यूनिट्स दिए हों, चौथे फाइंड होंगे। ये फॉर्मूला मैं किस चैप्टर में करा रहा हूँ? ये कौन सा चैप्टर है? आगे जाके एक चैप्टर है वेरिएंस का, उसमें ये इस्तेमाल होगा। एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, उसमें ये इस्तेमाल होगा। एमएफए में एक चैप्टर है बजटिंग का, उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। याद रखो, मेरा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मुझसे पढ़ें या किसी और टीचर से पढ़ें, जब भी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मिसिंग होंगे ये फार्मूला चलना है। या ओपनिंग यूनिट, ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, रॉ मटेरियल के नहीं है, प्रोडक्ट के यूनिट है। अगर हम
शलवार कमीज बना के बेचते हैं तो ये कपड़े के यूनिट्स नहीं है, बने हुए कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट के वो शलवार कमीज के सूट हैं। ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल यूनिट्स, ठीक है, ये मिक्स हो जाते हैं कईयों को। अच्छा, इसके बाद दूसरी वर्किंग आपने क्या करनी है, वर्किंग 2 मैंने कहा था प्रोडक्ट कॉस्ट। ये पूछ रहा था आपसे बेटी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, ये वर्किंग 2 है जी। इसके अंदर हम लेते होते हैं, ये बेसिक्स में बताया था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि 2 दिन का गैप आया तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरा वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट। ये तीनों जमा करेंगे तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ये आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ होगी। कहाँ यूज़ होगी, हाँ, इसी के अंदर अब फैक्ट्री की फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट लेंगे और ओएआर की बेस पे लेंगे। ओएआर किसे कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जी। वो नहीं दिया होगा, ये पर यूनिट पे नहीं दी होगी, पर यूनिट पे कई बच्चे कहते हैं सर जी फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट ऐड कर देंगे सीधे, बेटा ये पर यूनिट पे होते नहीं, फिक्स कॉस्ट तो टोटल में होती है, पूरी बिल्डिंग का रेंट हम टोटल में देते हैं, ये थोड़ी होते हैं एक यूनिट का ये रेंट है, एक यूनिट का इतना, मालिक को हमने पूरी बिल्डिंग का रेंट दिया होता है फैक्ट्री की, आपने पूरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराई होती है तो उसका सालाना प्रीमियम, फैक्ट्री के तमाम एसेट्स की इकट्ठी डेप्रिसिएशन ली होती है प्लांट की, तो ये पर यूनिट पे नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट टोटल में होती है। इसको पर यूनिट पे कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ भाई, कौन सी बेस, हाँ फॉर्मूला टोटल क्या बनता है, शाबाश गुड, बजटेड, हाँ बजटेड। यहाँ बजटेड एफओएच नहीं लेने क्योंकि इस चैप्टर में फिक्स वेरिएबल अलहदा हो गए हैं और मार्जिनल में सिर्फ फिक्स का फंडा है, इसीलिए वेरिएबल को इग्नोर करें। आपने इस पूरे चैप्टर में रेट फिक्स का ही निकालना है, रेट किसका निकालना है, वो पिछला चैप्टर था जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों का रेट होता था, आगे सारी जगह पे फिक्स का ही ज़्यादातर चलना है, फंडा ही फिक्स का है। तो ये फॉर्मूला होगा, फिर ये बनेगा बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय नीचे बजटेड एक्टिविटी लेवल, जिसको इस चैप्टर में नॉर्मल कैपेसिटी कह देते हैं वो, क्योंकि स्टैंडर्ड ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है नॉर्मल कैपेसिटी का। मैंने कहा था ये जो एब्जॉर्प्शन वाले हैं ये स्टैंडर्ड IS2 को फॉलो करते हैं, तो अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी नहीं कहेंगे तो आप वही अपना पुराने वाला नाम बजटेड एक्टिविटी लेवल, नॉर्मल कैपेसिटी का ही दूसरा नाम क्या है, बजटेड एक्टिविटी लेवल, बजटेड यूनिट होंगे, बजटेड मशीन आवर हो, जो भी हो, वो पता लग रहा है। तो ये इस तरह निकाल लेंगे और ये पर यूनिट पे सब कुछ था। इसके बाद ये आ जाएगी, इसको कहते हैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, और ये किसके लिए इस्तेमाल होगी, एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में नहीं, ठीक है जी, ये ऐसे ही था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कैसे करते हैं, वर्किंग 3 कॉस्ट ऑफ सेल की, और एब्जॉर्प्शन में वो मैंने कहा था मैं ऐसे करूँगा, रेट लिखूँगा, यूनिट्स लिखूँगा, या यूनिट्स पहले लिख लो कोई मसला नहीं, और कॉस्ट लिखूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, ओपनिंग स्टॉक, उसका रेट रुपीज़ में होगा, उसके यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी, ये दी होगी क्वेश्चन में। अच्छा जी, इसके बाद इसमें क्या ऐड करना होता है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगा, पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये ऊपर से पर यूनिट रेट होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, ये आ जाएगी
फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब लेने हैं। क्या लेने हैं? एब्जॉर्ब लेने हैं। अब एब्जॉर्ब कैसे आएंगे? ये जो ऊपर आपने पर यूनिट रेट निकाला था OAR, एक्चुअल यूनिट से ज़रा देखे ये आ जाएगी अमाउंट। फिर माइनस क्या करना होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक, ये जो पर यूनिट कॉस्ट आई है ये वाली करंट, ये जो सर्कल के नीचे टोटल है पर यूनिट, ये लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स लेंगे और इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था, बल्कि बनवाया क्या था, आपने स्ट्रक्चर के बगैर सवाल किया था, और ये स्ट्रक्चर FIFO के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? ऐप को मैंने नोट्स में लिख दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐप को आता नहीं, आता ही FIFO है। रेट पहले लिख लो या यूनिट पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीन और ये कॉलम भी ऑप्शनल है। मेन तो उसने ये देखना है कि आपने कॉस्ट क्या लिखी है। ऊपर वाले रेट में और नीचे वाले रेट में क्या फ़र्क है? वो पिछले साल का होता है और ये इस साल का करंट होता है, फ़र्क होता है इनमें। ठीक है। अच्छा, मार्जिनल का फॉर्मेट लिखो। हाँ हाँ, ये जमा करके जो ये पर यूनिट कॉस्ट आएगी जी जी, एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में नहीं। क्या? तो रेट फिक्स वाला ही होता है, लेकिन बेटा प्रोडक्ट कॉस्ट में तो सब कुछ लेना है, मटेरियल लेबर भी लेना है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ये वही है जो ये है ना, ये यही वाली नीचे लिखी हुई है मैंने, ये इसी चीज़ को ऊपर डिटेल से लिखा हुआ है, नीचे वो फिर अलग लिख दिया। ये नई चीज़ नहीं है, वो ही ऊपर वाला लिखा है। और चलिए आगे लिखो, मार्जिनल में फॉर्मेट क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, समझ नहीं आ रही? वो नहीं है हमारे, चलो भाग जाओ। राइट डाउन है, ये है, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। तो लिखें जी अब्दुल अजीम एंड कंपनी, अपना नाम लिखें। तो मुझसे FR कराई जा रहे हो, उनमें FR वाले टीचर वाला भी कम करा नहीं है, वो इधर नहीं आती। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट अब किससे बनानी है? उसका फॉर्मेट करने लगे हैं। फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड, जो भी है। अगर आपने एब्जॉर्प्शन वाली सेम बना लिया है और सही बना लिया है, तो मार्जिनल में ज़्यादा डाटा कॉपी पेस्ट होता है, सिर्फ एक वर्किंग कॉस्ट ऑफ सेल करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ आसान है। मार्जिनल कॉस्टिंग, इस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आज तक आपने कभी नहीं देखा। क्या किसी ने किया हुआ पहले? ये इंट्रो में है? चलो अच्छा है। सेल रेवेन्यू आएगी सबसे पहले इसमें, ये फिगर और जो पिछली इनकम स्टेटमेंट की फिगर थी वो सेम होगी, सेम फिगर होगी, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत, एब्जॉर्प्शन वाली इनकम स्टेटमेंट से सेम कॉपी पेस्ट। अच्छा, सेल रेवेन्यू में से माइनस क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। क्या लेस करनी है? ये वर्किंग आपको अलहदा करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 4 या 5 जो भी है, जो भी आएगी, ये वर्किंग करके बाहर लेस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था उस दिन, लेकिन आज फिर प्रेजेंट कर दूंगा ये कैसे निकलती है। उसके बाद इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस करने हैं। जीपी शीपी नहीं होता इसमें बेटा, इसमें जीपी नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नई डिफरेंट है। इसमें सेल में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है,
अब बच्चे कहते हैं ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट में और ये जो नीचे वाली वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये वेरिएबल कॉस्ट है सारी फैक्ट्री की और ये चेंज होगी फिगर, तभी मैंने वर्किंग, ये जो होगी ना ये वेरिएबल ऑपरेटिंग, इसके अंदर तो आपको पता है वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग में क्या होता है, वेरिएबल सेलिंग, मार्केटिंग एंड ये माइनस करेंगे। तो सेल में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ही वेरिएबल कॉस्टिंग है। वेरिएबल कॉस्ट की ज़्यादा अहमियत है, फिक्स की अहमियत कम है। ये कहाँ से आएगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल, जैसे ऊपर यहाँ थी ना, ये ऊपर लिखी हुई थी ये वाली, यही रकम नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ये वाली जिसको मैंने सर्कल किया हुआ ना वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग, ये सेम नीचे कॉपी हो जाएगी। कई बच्चे बड़े सियाने होते हैं, वो एक सफ़े पे एब्जॉर्प्शन की बनाते हैं, सामने वाले सफ़े पे किसकी बनाते हैं, जो रकमें सेम आनी होती है उन पे एरो लगा के कि ये तो सेम आनी है। सीक्वेंस आगे पीछे ज़रूर होगा, लेकिन जो रकमें सेम आनी होती है वो कहते हैं सारी सेम है सर जी, इसमें कुछ भी नहीं है, एक सीक्वेंस चेंज है और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल का सेक्शन फ़र्क हुआ है। क्या चीज़ फ़र्क हुआ है, बाकी रकमें को ऊपर लिखी को नीचे लिखी। मार्जिनल वाले सेल में से पहले सारे वेरिएबल खर्चे माइनस करते हैं। कौन से खर्चे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से आया है, इकोनॉमिक्स वाले भी वेरिएबल खर्चों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो सेल में से पहले सारे वेरिएबल खर्चे माइनस करोगे, तो माइनस करके जो यहाँ प्रॉफिट आता है उसका नाम प्रॉफिट नहीं है, उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इधर कोई जीपी शीपी का वर्ड नहीं होता, इधर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर आपसे कोई पूछे कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, तो आपने कहना है सेल माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर वाली फैक्ट्री की है और ये जो नीचे वाली है ये आउटसाइड द फैक्ट्री की है, ये नॉन फैक्ट्री होती हैं, ये फैक्ट्री की नहीं होती वेरिएबल कॉस्ट। तो जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब सारी पकड़ के फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट। बिजनेस में जिस जिस तरह की फिक्स कॉस्ट हैं, सारी फिक्स कॉस्ट एक्चुअल अमाउंट्स लेके, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, इसमें कोई रेट शेट एब्जॉर्ब नहीं होता। एक्चुअल रकमें जो क्वेश्चन में टोटल दी हुई हैं, वो एक्चुअल वाली रकमें उठाओ और सीधी सीधी क्या करी जाओ, कोई रेट नहीं, कोई अंडर नहीं, कोई ओवर एब्जॉर्ब नहीं, कुछ नहीं होता फिक्स में, सीधा सीधा छापो। तो लिखो जी, सबसे पहले इसमें क्या माइनस करोगे, फैक्ट्री की फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सबसे पहले क्या लेस करेंगे, फैक्ट्री की फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो माइनस करनी है और एक्चुअल बेसिस पे, रेट वाली नहीं। फिर फिक्स सेलिंग मार्केटिंग, फिक्स सेलिंग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिर में एडमिन की फिक्स जी। अब अगर हम यहाँ टोटल नहीं करते तो डायरेक्ट बाहर भी लेस कर सकते हैं एक एक को, कोई मसला नहीं। तो ये सारी फिक्स कॉस्ट लेस करें, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। ये आंसर डिफरेंट होगा, जो ऊपर एब्जॉर्प्शन का आंसर है वो और होगा, ये आंसर और होगा, लॉस भी आ सकता है। तो प्रॉफिट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या आपको बात समझ आ रही है? सेल में से पहले सारे कौन से खर्चे लेस कर रहे हैं, वेरिएबल नेचर के, फिर सारे ये फिक्स कहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे और ये रेट शेट वाले नहीं होते। टोटल में जो एक्चुअल गिवन है वो उठा के छापा लगा दो बस, जैसे सेलिंग एडमिन क्वेश्चन से उठा के छापा, कभी रेट निकाले नहीं सेलिंग एडमिन का हमने, जो सवाल में दिए हैं कॉपी कर लेते हो वो वैसे ही यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट ज़रूर नया है, लेकिन वो सिंपल है ज़्यादा, कोई ना रेट है, ना कोई अंडर है, ना कोई ओवर है। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? जी, इसकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है,
इसी कॉस्ट ऑफ सेल में बताओ क्या चेंज करूं तो वो वेरिएबल बन जाएगी। क्या चीज डिलीट करनी पड़ेगी? कहां से? फिक्स। अगर ये सिर्फ डिलीट करेंगे तो नामुकम्मल सॉल्यूशन है। ओपनिंग में से भी डिलीट मारना पड़ेगी, क्लोजिंग में से भी डिलीट मारनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग में से, यानी हर जगह से अगर मैं फिक्स डिलीट मार दूं तो यही सारा फॉर्मेट किसका बन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल मार्जिनल के लिए। फिक्स खाली इसमें से नहीं उड़ानी, ओपनिंग की कॉस्ट में से भी उड़ानी है, इसमें से भी उड़ानी है। बात समझ आ रही है? सवाल करते हैं तो समझ आएगी, अदरवाइज आप नहीं तो गलतियां करेंगे। आए ज़रा एक सवाल करते हैं, चेक करते हैं शायद मेरे पास सवाल हो। जी आपका क्या सवाल है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कहते हैं उसको भी। किसने कहा आपको नेट? वो होता नहीं तो हम नेट, हमारे लिए नेट वही है, असल में वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जी किसको? हाँ ये एग्जाम्पल हमने क्लास में उस दिन कर ली थी, ठीक है, ये मैंने जो लिखवाई थी आपको, लेकिन इसमें मैंने ज़रा थोड़ा कोई इररिलेवेंट डाटा जानबूझ के दिया है इसमें, ताकि आप उसको गलती कर जाएं। ये आप कर चुके हैं सब कुछ? अच्छा जी, ये सारा फॉर्मेट शॉर्मेट भी बना हुआ है, ये फोटोकॉपियर से लेते जाइएगा। हाँ जी 2022 का ये सवाल है, स्प्रिंग 2022 का 8वां सवाल। आई कैप की वेबसाइट पे भी मौजूद होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग तस्वीर ले लें फ़िलहाल इसकी, ये हमने अभी करना है। आई कैप की वेबसाइट पे भी मौजूद होगा, कईयों के मोबाइल होते हैं पास, तो ये मैं यहाँ कॉपी करने लगा हूँ, तो आप इसकी तस्वीर लेना चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको प्रोमिनेंट कर देता हूँ, नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैं वैसे पढ़ूंगा भी। 2022 का 2 हिस्सों में निकाल लगा लो तस्वीर भाई, ये लो, कोई मसला नहीं। अगर नेट है तो आप आई कैप की वेबसाइट से जानबूझ के 2022 का करवा रहा हूँ, ज़रा लेटेस्ट अच्छा सवाल है। नीचे ले लिया, क्योंकि मैंने ये सवाल कॉपी है, मैंने ऊपर नीचे करते रहना है, आप खपते रहेंगे। अगर आपके पास तस्वीर है तो आपको मसला नहीं होगा। हाँ जी ले लिया तस्वीर सबने? आ जाओ जरा आप। ये स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन 8 है आई कैप का, ये लिखा हुआ स्प्रिंग 2022 क्वेश्चन 8, मेरे नोट्स का 11वां है। आई कैप के पेपर में ये कौन सा सवाल था? 2022 का 8वां सवाल। हाँ जी एक दफ़ा सवाल पढ़े ज़रा खुद। ए पार्ट अभी छोड़ रहा हूँ, वो मैं कराऊंगा, थ्योरी आती है कभी कभी बहुत थोड़ी, ए पार्ट में खुद कराऊंगा। आपने बी पार्ट करना है। क्या मांगा है जी बी पार्ट में? कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और किस मेथड से बनानी है? मार्जिनल से भी। और उसके बाद कहता है दोनों के प्रॉफिट्स को क्या करो। ये तो मैं पहले दिन बताया था कि इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, दिए हुए डाटे से 2 दफ़ा इनकम स्टेटमेंट बनानी है, एक दफ़ा एब्जॉर्प्शन से और एक दफ़ा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर का निचोड़ क्या है, तो आपने कहना है इस चैप्टर का असल मकसद प्रॉफिट डिटरमिन करना है इदारे का। क्या डिटरमिन करना है? ये इस चैप्टर का पर्पज़ है, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ एंटिटी। जो एब्जॉर्प्शन आप कर रहे हैं वो आप प्रॉपर एफआर के रूल फॉलो करके कर रहे हैं, आईएस के रूल है, और जो आप मार्जिनल वाला फॉलो कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में कई दफ़ा बनाते हैं, कभी कभार जब भी डिसीजन मेकिंग होगी यही बनेगी, ठीक है। मार्जिनल वाली एफआर की नहीं है, मार्जिनल वाली हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की है, ये कहीं और बनती भी नहीं, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में बनती है। तो डाटा क्या दिया हुआ है? कहता है कीनिया लिमिटेड, नज़र आ रहा है सबको?
कीनिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स पर मंथ, 60,000 यूनिट्स पर मंथ। सवाल में इसको कई बच्चे इंटू 12 कर लेंगे तो गलत है। इंटू 12 क्यों नहीं करना? नीचे मांगा ही उसने क्या था, किस मंथ के लिए? हमारी कॉस्ट में डाटा मांगा ही ज्यादातर मंथली होता है सवाल, ज्यादातर। लेकिन ये ध्यान देख लेना, अगर यहाँ पे मैं इसको फॉर द ईयर कह दूं ना तो फिर उसको इंटू 12 करेंगे। अभी उसने कहा जी आपके दायरे की टोटल कैपेसिटी, टोटल एक महीने में टोटल कितने बना सकते हो आप? टोटल है, टोटल बना सकते हैं 60 से ऊपर नहीं बना सकते। आगे, इट करंटली ऑपरेटिंग एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, ये नॉर्मल कैपेसिटी ये वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है रेट के लिए, OAR के लिए। नॉर्मली आप कितना ऑपरेट करते हैं? नॉर्मली आप कितना ऑपरेट करते हैं? तो टोटल कैपेसिटी 100% होती है। हाँ, वो टोटल जो 60,000 यूनिट्स हैं बेटा, ये 100% कैपेसिटी है। इसका 80% करोगे तो ये क्या आ जाएंगे? ये 48 का मतलब ये नहीं है कि बना रहे हैं, नॉर्मल कैपेसिटी है। नॉर्मली आप इतना ऑपरेट करते हैं। फरवरी में हमने इतना किया कि नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन नॉर्मली हर महीने में तकरीबन 48,000 यूनिट्स की नॉर्मल कैपेसिटी है। ये OAR के लिए दी हुई है। किसके लिए दी होती है? OAR के लिए, बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं। आगे चलो, कहता है कंपनी कौन सी कॉस्टिंग यूज करती है? प्रेजेंटली एब्जॉर्प्शन यूज करती है, मार्जिनल नहीं। तो नीचे जो भी डाटा होगा फिर वो एब्जॉर्प्शन से होगा, मार्जिनल से खुद बनाना पड़ना है। सारा डाटा जो नीचे दिया होगा ना, अगर आपको डाउट हो ये मार्जिनल का एब्जॉर्प्शन का है, तो वो डाटा किसका दिया हुआ है? मार्जिनल वाला आपको खुद बनाना पड़ना है। आगे चलो, चलो भाई क्या क्या डाटा दिया हुआ है? सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग में क्या क्या दे दिया है? प्राइम कॉस्ट, इसका मतलब है इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी ले लिया उसने, खुद ही कर दिया तो बस ठीक है, कोई नहीं, पर यूनिट पे दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ जी, अच्छा ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है असल में, वो मैं धोखा खा के ऊपर हेडिंग में वेरिएबल लिख दिया है, तो एक्चुअली ये वेरिएबल FOH है। ये क्या दिए हुए आपको? निकाल के दिए हुए पर यूनिट। और वेरिएबल सेलिंग है, ये सारी तीनों वेरिएबल है। वेरिएबल प्राइम, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एडमिन, ठीक है। उसके बाद नीचे फिक्स्ड कॉस्ट ये दी हुई है 201600। अच्छा एक लाइन में ऊपर से पढ़ना भूल गया, वो कहता है बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज। ये सारा डाटा उसने जो आपको दिया है ये बजटेड डाटा है, और हमने तो इनकम स्टेटमेंट जो बनानी है उसमें एक्चुअल डाटा लेना है। ये सारा डाटा उसने आपको क्या दिया है? बजटेड डाटा दिया। हमें तो सिर्फ एक OAR निकालना होता है बजटेड से, उसने सारा ही डाटा क्या दे दिया है। अब ये आई कैप को बुरी आदत है, बजटेड डाटा देगा, नीचे जाके कहेगा इस चीज़ को इतना बढ़ा दो, इस चीज़ को इतना कम कर दो। अब बचे वहाँ खपरे होंगे कि यार सारा एक्चुअल डाटा खुद कंपाइल करना है। बिल्कुल करना है, खुद कंपाइल करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ का बजटेड दिया हुआ है और एक्चुअल नहीं बताया हुआ तो फिर एजम्पशन होती है हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कि ना उसमें इजाफा बताया है ना कमी बताई है, तो फिर उसकी बजटेड रकम और एक्चुअल सामने लिखूंगा जो सेम। एजम्पशन लिए बगैर फिर सवाल नहीं होना। वो जिसका चेंज होना है वो बता देगा, जिसका नहीं बता रहा है इसका मतलब है वो कह रहा है पाइन सेम है। नीचे आओ, फिक्स के बाद सेलिंग दी है 8 लाख। आगे क्या कहता है ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल डाटा में क्या कहता है? कहता है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहता है भाई आपके फरवरी के महीने में ना प्लांट अचानक खराब हो गया। प्लांट अचानक क्या हुआ? वो जो आप 80% कैपेसिटी पे काम करते थे ना, इस दफ़ा प्लांट ख़राब होने की वजह से आप सिर्फ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का, नॉर्मल कैपेसिटी नहीं का, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो वो 100% 60,000 दी थी उसका कितने % ऑपरेट कर पाए? इट वॉज एबल टू ऑपरेट, यानी एक्चुअली आप कितने यूनिट बना पाए? तो 60,000 यूनिट आपकी 100% कैपेसिटी थी,
उसका 75% अगर मैं करूं, इतने यूनिट्स आप बना पाए हैं, यूनिट्स का 75% लोगे तो जवाब यूनिट्स में ही है, 45,000 यूनिट आप बना पाए हो। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। सेल कितनी है? 47,000 यूनिट, ये यूनिट सोल्ड है। और सेलिंग प्राइस कितनी थी? वो कहता है भाई जितनी बजटेड सेल प्राइस थी ना उतनी ही एक्चुअल है। ये एक्चुअल डेटा सारा दिया हुआ नीचे। कहता है भाई इसके सामने, मैं इसके सामने लिखने लगा हूं। हाँ जी, ये ऊपर ये सारा डेटा क्या दिया हुआ था? बजटेड। अब इसके सामने मैं क्या लिखने लगा हूं? अब वो खुद बता रहा है कि ये एक्चुअल तो 210 रुपये है। ठीक है, बाकी देखेंगे कि नीचे क्या बताता है। और ओ भाई किधर, चलो नेक्स्ट। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है? उसकी कॉस्ट कितनी है? 16 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल के दी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है ये एब्जॉर्प्शन से निकाल के दी हुई है या मार्जिनल से निकाल के दी हुई है, ये नहीं बताया। क्या चीज? नहीं नहीं, ये तो सेल यूनिट से बचे। सोल्ड लिखा हुआ है, सेल प्रोड्यूस नहीं, सेल लिखा हुआ है, ये यूनिट सोल्ड है। ओपनिंग की वजह से आप ज्यादा बेच लिए ना। 10,000 ओपनिंग पड़े और कुछ नए बनाए हैं। नए कितने बनाए हैं इस दफा? 45। हाँ, पुराने कितने बचे पड़े थे? 55 में से 47 बेचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे चले। कहते हैं जी कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक था और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो थे पिछली दफा, पिछले महीने में वो 40 रुपए के पर यूनिट थे। कितने थे? ये क्यों बताए हुए हैं? ताकि मार्जिनल से आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं स्टॉक। ये कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से दी हुई है। किससे दी है? मुझे कैसे पता चला ये एब्जॉर्प्शन से दी है? बताओ बेटी, मुझे कैसे पता चला ये एब्जॉर्प्शन से दी हुई है? ऊपर वो कह के आया था कि सारा कंपनी प्रेजेंटली एब्जॉर्प्शन ही यूज करती है। मैंने कहा था जो आपको फिर डाटा नीचे दिया होगा मार्जिनल से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ था। आगे क्या कहता है? ये वाली लाइन कई लोगों को समझ नहीं आती। क्या कहता है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय ₹5 लाख ड्यू टू इंक्रीज इन। एक्सीडेड का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, ज्यादा हो जाना। क्या कहता है? वो कहता है जो आपके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड थे बजट में, बजट में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे? बजट में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, बजट में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड थे 20,16,000। एक्चुअल अमाउंट, ये एक्चुअल डाटा था नीचे, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख से ज्यादा हुई है। और वो ज्यादा क्यों हुई है? वो कहना है बिजली महंगी हो गई है। उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, तो इसका मतलब है आपकी जो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आएगी 2516000। एक्सीडेड द बजट का मतलब है बजट से ऊपर आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है 5 लाख का। तो फिर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये हैं। ये वाले एक्चुअल वो नहीं बता कर गया, पूरे सवाल में खपते रहो। ये एक्चुअल नहीं बता कर गया, ये एक्चुअल नहीं बता कर गया जी। 1 मिनट है बेटी, ये वाले एक्चुअल नहीं बता कर गया, ये अब नहीं बता कर गया तो वो अब आपको मेरा ख्याल है एजम्पशन लेनी पड़ेगी। जी बेटा, बेटा फिक्स कॉस्ट कोई भी बढ़ सकती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन से भी बढ़ती है और वॉल्यूम की वजह से भी बढ़ती है। ये इन्फ्लेशन आ सकता है, बिजली के बिल बावड़ा महंगे कर दे तो आप क्या करेंगे वहां पे? तो वो वेरिएबल कहता तो फिर मैं वेरिएबल में बढ़ा देता। उसने कहा नहीं, खुद लिखा है इंग्लिश में। उसने क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिक्स वाले अगर बढ़ जाए तो वो फिक्स ही रहेंगे, लेकिन वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ सकते हैं। सारी जिंदगी के लिए कोई चीज रकम फिक्स नहीं होती, इन्फ्लेशन आ सकता है इकोनॉमी में। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं बन जाते। पता लग रहा है? इस सवाल में उसने आपके साथ गेमें क्या खेली हैं?
डाटा बजटेड दिया है और सवाल क्या करना है, एक्चुअल से करना है। जो रकमें उसने बता दी ठीक है एक्चुअल, जो नहीं बताई वहाँ पे मैं क्या एजम्पशन फिट करूँगा। अगर ये चेंज नहीं बताई तो फिर भाई ये सेम यही होंगी, ये भी 75 होगी, ये 45 होगी एक्चुअल में, ये कितनी होगी, और ये नीचे वाली जो 8 लाख की है ये। और समझ आ रही है? चलो बनाओ मेरे साथ जल्दी से, मेरे साथ सॉल्व करो, ये सॉल्व करके ही छुट्टी होनी है। एब्जॉर्प्शन से बनाओ, चलो फॉर्मेट बनाओ पहले जल्दी से। कंपनी का नाम है कीनिया लिमिटेड, कीनिया लिमिटेड। फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, पहले लिखें जी कीनिया लिमिटेड। दूसरी लाइन में लिखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन। बगैर रकमों के पहले फॉर्मेट बनाओ, छापा लगाओ जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन विदाउट फिगर्स, फॉर्मेट छापो। और फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बनाएं। जी बच्चे, एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बनाएं। लिखें जी सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। अभी कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, अभी पहले कॉपी पेस्ट करो फॉर्मेट। सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करें। जो आता है उसमें फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस एडजस्ट करेंगे। मुझे नहीं पता अब क्या आता है, अंडर आता है ओवर, तो ये जीपी आ जाएगा। वर्किंग करके लाएंगे वो वेरिएंस। अच्छा जी, इसके बाद इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री से बाहर के वेरिएबल और फिक्स खर्चे हैं। ऑपरेटिंग में सारे फैक्ट्री से बाहर के आते हैं, तो वेरिएबल सेलिंग एडमिन। इस सवाल में सेलिंग और एडमिन इकट्ठे दिए हुए, ज़रा चेक कर लीजिएगा। वेरिएबल सेलिंग एडमिन और क्या है, फिक्स सेलिंग और एडमिन। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन जी। अब हम इसको छोड़ें, मार्जिनल का भी बना लें फॉर्मेट, फिर आते हैं एक ही दफ़ा। जी बेटा, मार्जिनल का भी बना लें। कीनिया लिमिटेड, क्योंकि फिर अगले सफ़े से वर्किंग शुरू कर देंगे। कीनिया लिमिटेड, दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल। तो आज मार्जिनल का फॉर्मेट जो आपने किया है वो बना लेंगे। और किस मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। सिर्फ वर्किंग्स करने पे टाइम लगना है, बाकी तो फॉर्मेट छापना है। 5 मिनट में सवाल फॉर्मेट टेबल फिल हो जाएगा। असल गेम लगनी है वर्किंग्स पे, वो टाइम लगना है, बाकी तो कोई टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगना सवाल पे, अगर सवाल पढ़ के समझ आ गया तो। जी, इसमें मार्जिनल में फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले लेते हैं सेल रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस वेरिएबल
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में मेरा ख्याल है वेरिएबल सेलिंग एडमिन थे, तो ये आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या लेस होगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, फिर माइनस क्या करना है, वेरिएबल सेलिंग एडमिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन और लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, जितनी भी कारोबार की फिक्स कॉस्ट हैं। तो सबसे पहले होता है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, छुट्टी चाहिए, ठीक है। सेलिंग एडमिन, देखो अभी तो क्लास चल रही है। फिक्स सेलिंग एडमिन मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। कर तो लिया तुमने, तरतीब सवाल की देखी जाती है कि आपने सवाल को कैसे सॉल्व किया, ऐसे ही किया तरतीब से। चलो बस, तो सबसे पहले क्या हुआ, सारा फॉर्मेट कॉपी कर लिया। मैंने सारा फॉर्मेट कॉपी किया बगैर किसी फिगर के। आप लोगों ने भी ये सारा फॉर्मेट कॉपी कर लेना है। अब हम वन बाय वन वर्किंग्स पे आते हैं। कर लिया सबने फॉर्मेट? सबसे पहली वर्किंग किस चीज़ की होती है? रट्टी होनी चाहिए। यूनिट्स में से कोई मिसिंग है कि नहीं? 4 यूनिट्स सवाल में ढूंढने हैं। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस जो असल में किए, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस इस दफ़ा के, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स और सेल यूनिट्स। 4 यूनिट सवाल में होने चाहिए। नॉर्मल कैपेसिटी वाले तो वो रेट के लिए हैं। 4 यूनिट्स होने चाहिए एक्चुअल यूनिट्स, 4 एक्चुअल यूनिट्स होने चाहिए क्वेश्चन में। तो अगर चारों मौजूद हैं तो ठीक है, 3 मौजूद है तो वर्किंग मस्ट है, ड्यू है आपके ऊपर, लिखो वर्किंग। मेरा ख्याल है यहाँ पे वर्किंग होगी। चेक करो क्वेश्चन में, मैंने आपको तस्वीर भेजी है या जो भी आपके पास है। मेरा ख्याल है इस सवाल में कौन से यूनिट्स मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक के मिसिंग है, निकालो फिर। हाँ जी, तो वर्किंग नंबर 1 पे आ जाओ। अगले सफ़े से वर्किंग शुरू करनी है, इसके नीचे ही खिचड़ी नहीं पका देनी। तो वर्किंग 1, बाद में हेडिंग देंगे कि वर्किंग में निकलना क्या है। तो फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, सेल यूनिट्स। हाँ जी, कितना आता है? ओपनिंग स्टॉक रकमें लिखवानी है ना तुमने। ओपनिंग स्टॉक के कितने थे चेक कर लेना। ओपनिंग के ये लिखे हुए 10,000, ओपनिंग के 10,000 चेक करो सब। प्रोड्यूस कितने निकाले थे? प्रोड्यूस ये 75% जो उसने कहा था। और सेल कितने थे? तो यहाँ आके डेटा फिल करो इसमें। दस 10,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स का 75%। क्लोजिंग फाइंड करना है। तो ये आता है 10,000 यूनिट्स, ये कितने थे? 45। तो ज़रा रीअरेंज करके 8,000 यूनिट्स पहली वर्किंग होगी। दूसरी वर्किंग
प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल वाली जो प्रोडक्ट कॉस्ट है जी, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। जी प्राइम कॉस्ट यहां पे दी हुई थी, एक्चुअल बेसिस पे वो ले लेंगे। एक्चुअल जी कितनी है प्राइम कॉस्ट, वो बजटेड दी हुई थी 210, प्राइम कॉस्ट 210 है माशाल्लाह। नहीं 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 75, लेकिन ये बजटेड थी, मुझे एक्चुअल चाहिए थी तो नहीं बताई हुई। 75 ही क्यों लेंगे, एजम्पशन कि बजटेड भी 75 ही है और एक्चुअल भी 75 है। वेरिएबल एफ जमा करो इसके अंदर, एज्यूम करो एक्चुअल भी उतनी है, कितनी, एज्यूम करें ये एक्चुअल ही है, कितनी है जनाब, वेरिएबल कितनी थी सवाल में, मुझे बार बार जाना चाह पड़ रहा है इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप लिख ले 45। तो जमा करके क्या आती है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल के लिए आ गई 120 रुपए। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, ये ओएआर की मदद से आनी है, ये एक्चुअल नहीं लिखते, ये ओएआर निकाल के लिखनी पड़ेगी। ये किससे निकाल के लिखनी पड़ेगी, ओएआर, ये ओएआर से ही निकाल के लिखनी है हमेशा। तो इसका फॉर्मूला होता है बजटेड टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड एक्टिविटी लेवल। बताओ भाई बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी थी, बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट ये थी, नॉर्मल कैपेसिटी निकाली थी हमने कहीं ऊपर 80% के हिसाब से हम काम नॉर्मली करते हैं। ये देख लो बजटेड फिक्स क्या थी 2, बेटा ये प्रोडक्ट कॉस्ट तो एब्जॉर्प्शन मार्जिनल दोनों के लिए निकलती है, ये ऊपर मार्जिनल के लिए आ गई है। हाँ कॉमन होती है ये 2016। अगर किसी ने यहाँ 25 लिख दी ना, 2516 लिख दी तो वो तो एक्चुअल थी। रेट हमेशा बजटेड से निकलते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी। ये लें जी, कितना है 42 पर यूनिट। ये ज़रा देख लें कि आपको समझ आई कि नहीं। यहाँ 25 क्यों नहीं लिखा, 25 क्यों नहीं लिखा, एक्चुअल नहीं लेते एब्जॉर्प्शन रेट में डाटा, एब्जॉर्प्शन रेट में ओएआर में बजटेड डाटा आता है, ये ओएआर से आई है अमाउंट। ये 42 रुपए फिक्स का ओएआर है, फिक्स का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये बजटेड डाटे से आई है। इस 162 को क्या कहेंगे अब, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। और ये किस में इस्तेमाल होगी, एब्जॉर्प्शन में। जी कोई सवाल है तो पूछ लें, यहां तक कोई सवाल। हाँ भी आप पूछने लगे थे भाईजान, कुछ हो गया, चलो कुछ ना कहे तो फाइफो ही चलता भाई।
वर्किंग 3 किस चीज़ की होगी? कॉस्ट ऑफ सेल की और एब्जॉर्प्शन से। जी क्या कंफ्यूज कर रही है, पूछे। उसे ज़रब नहीं दी, एक्चुअल से दोगी, इधर भी एक्चुअल से ही दोगी ज़रब। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने लगे हैं। क्या निकालने लगे हैं? किससे निकालने लगे हैं? तो लिखें यहाँ पे, पहले रेट लिखें पर यूनिट, यूनिट्स लिखें और टोटल कॉस्ट लिखें। रकमें लिखवानी है इसलिए तुमने अभी जाना नहीं। हाँ भी लिखवाओ ज़रा मुझे, ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स दिए हुए थे? पर यूनिट रेट दिया हुआ था कि नहीं? ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन टोटल कॉस्ट दी हुई थी 16 लाख। तो अगर मैं रेट पूछूं पर यूनिट क्या होगा, या यूनिट पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले यूनिट्स पहले लिख लो। कई बच्चों को यूनिट लिखना आसान लगता है, आसान यूनिट्स लगता है। तो यूनिट्स कितने दिए हुए थे? 10,000। एक यूनिट का रेट नहीं दिया हुआ था, वो निकालना कोई मसला नहीं है। पर यूनिट पे रेट कितना आता है? 160 रुपये। ये कॉस्ट पिछले महीने से आई है, जनवरी के महीने से आई है ये कॉस्ट। हम किस महीने का सॉल्व करें? ये जनवरी का डाटा है, वहाँ से आई है। इस दफ़ा आपने कितनी प्रोडक्शन की है? करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये इसमें ऐड होनी है। तो एक तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पहले ऐड करनी है और फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब करने हैं। बताओ भाई, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं? 45,000। कितने यूनिट्स हैं? एक्चुअल यूनिट्स 40, और रेट क्या आपने ऊपर अभी निकाला है वेरिएबल का? 120 रुपये। ₹120। फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब के लिए भी यही यूनिट लेने हैं, 45,000 यूनिट्स, और उधर 42 रुपीज़। तो ये किस्म का 162 ही आया है। $120। हाँ भी आपका सवाल, 120 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? ये जो मेरा 120 है इसको देखो नीचे मैंने इनटू एक्चुअल यूनिट्स किया है, और उसको भी इनटू एक्चुअली किया है। वो जो 42 था, कितना आता है बेटा ये? टोटल आता है 729। ये कितना है? 54,000। और ये 1890,000 ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। कई बच्चे मुझे कहते हैं डायरेक्ट 45,000 को भी तो इससे ज़रब दे सकते हैं। वो करी जाए जो मर्ज़ी, आप शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। अब क्या होना है इसमें से? क्लोजिंग माइनस करना है। ये आपने खुद करना है, मैं नहीं कर रहा। क्लोजिंग स्टॉक खुद माइनस करना है। हाँ भाई, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पूरे सवाल में खपते रहो, नहीं मिलेंगे। वर्किंग में निकाले थे 8,000 यूनिट्स। क्या रेट लिखेंगे? FIFO एज्यूम होता है, FIFO एज्यूम होता है 162। एफ को नहीं है, एफ को होता तो फिर इसका उसकी एवरेज निकालते हैं। FIFO है तो ये 162 रुपये लेना है।
एक यूनिट 162 रुपए का है, 1296। लो जी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। फाइफो मेथड ये कहता है, फाइफो मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास पुराने रेट वाली भी चीज़ें पड़ी हैं, नए रेट की भी चीज़ें आ गई हैं, तो आपका पुराने रेट की सारी चीज़ें बिक गई होंगी। अगर कुछ बची पड़ी हैं तो वो ये लेटेस्ट रेट में से बची पड़ी होंगी, इसमें से 162 वालों में से बची हुई हैं। 75 और ये यूनिट्स को अगर प्लस माइनस करोगे, नहीं वो तो अच्छा प्लस माइनस एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 45 दो दफ़ा लिखा हुआ है, तो वो कई लोगों को लगेगा 45 और 45 ये तो 90 हो गए, नहीं ये ना वो 47 ही आना चाहिए। लेकिन चलो 7594,000 ये क्या आ गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहीं पे सवाल रोक रहे हैं बस, बाकी कल यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि सब लोगों ने जाना है, अब जल्दी होगी।